All right. So hello everyone. A very good afternoon from my side. My name is Harsh and I'm a part of Big Pen, the language school. Here in this webinar, we will be discussing about study in abroad, especially in Canada. We have along with us, we have Mrs. Inderjeet. So she's the expert counselor with us for study abroad process, where we today in this webinar we'll be discussing about how you can apply in Canada, how you can participate in the education system, you can go to abroad, you can apply, and how Big Ben is going to help you out through the entire journey. So I welcome Inderjeet to hand over, and I just hand over this webinar to her. So I would like to invite Inderjeet, and now you can just take it in your hand and please deliver your precious words so that we can understand the entire process, how we can go ahead with this study abroad process, especially in Canada. And we will be having a session, a question hour session at the end after finishing the slides. So people, those who will be having several questions, so please do let us know. And I think we'll be happy and we'll appreciate those questions. So please, ma'am, please start. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. My name is Inderjeet Kaur, and I hope you all are doing well. So today we will talk about Canada, but basically we deal in many countries like Canada, US, UK, Ireland, Australia, New Zealand, and many European countries and Schengen countries. But in today's video, we will talk about Canada study visa. Mr. Yes, I'm changing the next slide. So today we will talk about Canada. So basically, I'll tell you about some things about Canada, that Canada बच्चा क्यों जाना चाहता है. तो बेसिकली कनाडा जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, राइट, और मोस्ट डिजायरेबल कंट्री है बच्चों इन टुडेज जनरेशन की वो कनाडा जाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ की जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती है और बेस्ट मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. लाइक हम यूएस की बात करें या यूके की बात करें या और भी कंट्रीज की बात करें, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कनाडा की जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल है, राइट. कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है. इसकी जो मेन जो फेमस सिटीज हैं, लाइक जिसमें बच्चा ज्यादातर पढ़ने जाना चाहता है, जैसे कि टोरंटो है, वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है. लाइक इसकी टोटल 10 प्रोविंसेस हैं एंड 3 टेरिटरीज हैं. तो जो फेमस है जिसमें जो स्टूडेंट है अप्लाई ज्यादातर करते हैं वो है ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा. So in next slide, sir, can you? Of course, ma'am. Yeah. In next slide, we'll talk about कि why Canada, कि हम कनाडा में क्यों पढ़ने जाना चाहते हैं या स्टूडेंट क्यों पढ़ने जाना चाहता है, कनाडा प्रेफर क्यों करता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. बेसिकली इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अफोर्डेबल एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, राइट. इसके अलावा जो कनाडा में है वर्क परमिट की अवेलेबिलिटी इजी होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. लाइक चाहे हम यूएस की बात करें या यूके की बात करें, लाइक उसके अकॉर्डिंग वर्क परमिट इजीली अवेल होता है. रीजन क्या है? क्योंकि इसमें एमिड एंड डाइवर्स कल्चर है. मतलब कि हम जो कनाडा में स्टडी करते हैं उसमें 90% जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, तो उसमें से ज्यादातर जो है इंडियंस होते हैं. तो उसमें जब भी हम स्टडी हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जॉब के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन कंट्रीज, राइट. इसके अलावा ये बजट फ्रेंडली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कनाडा में इसलिए स्टूडेंट जाना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वहाँ पे पीआर रेट्स जो है वो हाई है. मतलब पीआर की अवेलेबिलिटी इजी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सो नेक्स्ट स्लाइड मैम. या नेक्स्ट स्लाइड. श्योर. तो मेन इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि कौन कौन से इनटेक्स होते हैं कनाडा में.
सो मेनली कनाडा में 3 इंटेक्स होते हैं, फॉल इंटेक, विंटर इंटेक एंड समर इंटेक। फॉल इंटेक को हम कहते हैं सितंबर इंटेक, विंटर को कहते हैं जैन इंटेक एंड समर को कहते हैं मई इंटेक। सो इसमें स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम जाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल हम सितंबर इंटेक के लिए जाना चाहते हैं, तो हमें किस इंटेक के लिए मतलब कब से उस चीज की स्टार्टिंग करनी होगी। लाइक कब हम अप्लाई करें कि हम सितंबर इंटेक या जैन इंटेक के लिए हमें वहाँ पे एडमिशंस मिल जाएं। तो इसमें क्या रहते हैं, आफ्टर कोविड क्या सिनेरियो है कि जैसे मान लो एग्जांपल है कि अगर आप सितंबर इंटेक में जाना चाहते हो अब, तो आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो 7 to 8 मंथ बिफोर होगी उस इंटेक से। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम किसी भी कनाडा वीजा के लिए जैसे हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज्यादा लेते हैं। आफ्टर कोविड है, थोड़ा सा डिले हो जाता है उनका, कि उसमें ये है कि उस टाइम तक हमारा रिजल्ट आ जाए, इसलिए हमें 7 to 8 मंथ्स पहले ही ये चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। जो फॉल इनटेक है वो सितंबर से स्टार्ट होके अर्ली जैन तक रहता है। विंटर इनटेक जैन से स्टार्ट होके होता है एंड समर इनटेक जो है वो मई से लेके अगस्त तक रहता है। सर कैन यू शेयर Yes, नेक्स्ट of स्लाइड? course, ma'am. Ma'am, we got a question from one of our student कि अगर हमें लेट सपोज सितंबर में अप्लाई करना है और हमारी ग्रेजुएशन इस ईयर कंप्लीट हो गई है, हमें नेक्स्ट ईयर सितंबर में अप्लाई करना है, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि हमें कब से अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए? देखिए सर, इसमें क्या रहता है कि क्योंकि मेन जो इसमें प्रोसेस है वो 7 to 8 मंथ का रहता है, सबको इस चीज के बारे में नॉलेज होती है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे अभी सितंबर की एडमिशन वगैरह कॉलेजेस वगैरह ओपन हो रहे हैं, तो अगर हम अभी से उस चीज का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जाके हमारा तब तक प्रोसेस खत्म हो पाएगा या रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि बिफोर कोविड तो ये रहता था कि हाँ, हम अगर सितंबर है, हम इनटेक ले रहे हैं, हम जैन में अगर स्टार्ट कर दे तो हमारा रिजल्ट आ जाता है वीजा का। बट आफ्टर कोविड वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अभी से मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो जाके आपका तब तक का रिजल्ट आपका आएगा आपके हाथ में। ओके, थैंक यू, प्लीज गो अहेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो ये है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अगर हम वो क्लियर करेंगे तो हम कनाडा में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे मेन जो रहता है जो सबसे मेन रहता है इसमें वो रहता है आइल्स का एग्जाम, राइट। कि अगर बच्चा कहता है कि हमने 12th कर ली है, हम बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके अगर 6 ओवरऑल हैं एंड ईच में 6 हैं, और आफ्टर 12th आप बैचलर्स के लिए परस्यू कर सकते हो। बट अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो तो अंडर एसडीज कैटेगरी मास्टर्स के लिए आपको 6.5 ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 6 होने कंपल्शन है, इससे कम में आप इन एसडीज कैटेगरी अप्लाई नहीं कर सकते। बट प्लस इसके अलावा अगर आपने पीटीई कर रखी है तो कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पीटीई एक्सेप्ट कर लेती हैं। प्लस इसके अलावा अगर आपने टोफिल कर रखा है, जीआरई, जीमैट या सेट का कोई भी एग्जाम दे रखा है, वो सब एप्लीकेबल है कनाडा में स्टडी करने के लिए। उसके Okay, अलावा जो ma'am, हमारा I have a question in this. Means one of our student have a question in this. ओके Let's suppose if a person, okay, the question is that if I'm starting the process, then how we can start? Okay, and how Big Ben? Okay, so the question says that, okay, let's suppose if I wanted to opt for September intake, ओके so how Big Ben is going to help? It is going to help us in only for the Canada study visa process or IELTS or PT as well? नो नो, इसमें क्या रहेगा कि हम खाली स्टडी वीजा का नहीं करवाते हैं, हम बेसिकली हमारा जो मेन है वो हम आईएलटीएस की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ठीक है, राइट। जीआरई, जीमेट, सेट या कोई भी लैंग्वेज का अगर आपको करना है तो हम सब वो प्रिपरेशन एग्जाम की करवाते हैं। उसके बाद आप जैसे आईएलटीएस हमारे से करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी वीजा का प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा, प्लस आप अपनी आईएलटीएस जो है वो परस्यू कर सकते हो। तो ये सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। Okay, okay, fine. Thank you for the answer, ma'am.
सो नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है वो ये रहता है कि अगर हम वापस स्टडी करने जा रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट हमें पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, जैसे बहुत सी कंट्रीज में नहीं होता है। बट कनाडा में आप जो पार्ट टाइम जॉब है वो अगर आप एज अ स्टूडेंट कर रहे हो तो एक स्टूडेंट को 20 आवर्स इन अ वीक मिलते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब, एंड 40 आवर्स इन अ वेकेशन वो काम कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट्स का कि अगर हम वहां पे जा रहे हैं तो लाइक मान लो हमारा बजट इतना है कि तो हमें स्कॉलरशिप किस बिहाफ पे मिलेगी। जो मेन रहता है स्टूडेंट का डाउट वो यही होता है। तो इसमें खाली जो स्कॉलरशिप होती है वो एक बेस पे नहीं मिलती है, राइट। जैसे आप अगर इंडिया की बात करें, जैसे हम लोग हैं तो हम थोड़े थ्योरेटिकल पीपल हैं कि हाँ हमें अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है। बट जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक कनाडा है या और भी बाकी कंट्रीज हैं तो उसमें क्या रहता है, वो आपके मार्क्स के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देखते हैं कि आपने अगर वो चीजें कर रखी हैं तो उस बिहाफ पे भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। इसमें दो चार पॉइंट होते हैं कि किस किस बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फर्स्ट होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं तो जैसे उनकी एडमिशंस ओपन होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर सबसे पहले कि आप कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, तो उस बिहाफ पे आपकी स्कॉलरशिप होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका फीमेल कैंडिडेट। एंड थर्ड पॉइंट इज अगर आपने सैट जीआरई जीमेट कर रखी है तो उस बिहाफ पे भी आपको बहुत से कॉलेज बहुत से यूनिवर्सिटीज आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट है मैरिज बेस्ड, कंट्री बेस्ड, एंड द लास्ट वन इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रखी है या नहीं। लाइक अगर आपके पास किसी भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है या आपने कहीं इंटर्नशिप कर रखी है, आपके पास सोशल सर्टिफिकेट है, आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं इससे रिलेटेड तो उसके बिहाफ पे भी आपको स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे बैक। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मेन जो डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में वो ये रहता है कि अगर हम कहीं भी किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे हमने स्टडी वीजा अप्लाई किया तो उसके बाद हमें स्टे बैक या फॉर एग्जांपल वर्क परमिट कितने टाइम का मिलेगा, राइट। तो कनाडा में ये चीज थोड़ी फ्लेक्सिबल है कि इसमें अगर आप 1 ईयर का भी स्टडी कर रहे हो तो भी आपको 1 ईयर का ही स्टे बैक मिलता है। 2 और 3 इयर्स की स्टडी है तो 3 साल का स्टे बैक मिलेगा। अगर 4 इयर्स की है तो आपको 4 साल आपका वर्क परमिट मिलेगा। इसमें क्या रहता है कि जैसे आप ये स्टे बैक कंप्लीट करते हो आफ्टर दैट आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ वर्क स्टे बैक प्लस 2 इयर्स ऑफ स्टडी, कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ये इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए कनाडा में अगर वो अप्लाई करते हैं तो। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, कनाडा में क्या है कि मेन उनकी 2 स्ट्रीम्स हैं। एक उन्होंने 2 स्ट्रीम्स में जो है वीजा को डिवाइड कर रखा है। एक है एसडीएस स्ट्रीम, सेकेंड वन इज नॉन एसडीएस। क्यों कर रखा है, क्योंकि इससे पहले जो भी फाइल जाती थी लाइक अगर स्टूडेंट के 80% मार्क्स हैं या जिसके 50% है या फिर 70% है, वो सारी फाइल्स एक ही उसमें जाती थी कि हाँ उसमें जो क्या होता था कि रिजल्ट में थोड़ा डिले हो जाता था कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, बैंड स्कोर अच्छा है तो उसमें आपको टाइम उतना ही वेट करना पड़ता था जितना 50% वाले को करना पड़ता है। बट इसके बाद क्या उन्होंने चेंजेस करे हैं कि अगर आप एसडीएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो तो इसमें थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तो उसके अंदर आपको इस कैटेगरी में वीजा मिलेगा, लाइक आप स्टडी कर सकते हो कॉलेज में जाके। सेकेंड होती है नॉन एसडीएस कैटेगरी। तो ये चीजें इसलिए डिवाइड करी है कि आपकी परसेंट ताकि आपका रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम आए। अगर अब हम बात करेंगे मेन एसडीएस स्ट्रीम की कि एसडीएस क्या होता है। एसडीएस क्या होता है बेसिकली, ये एक स्ट्रीम बनाई गई है जिसमें जो कॉलेज बेसिकली इसमें कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं काउंट होती हैं। तो इसमें जो कॉलेजेस होते हैं वो डीएलआई अप्रूव्ड होते हैं। डीएलआई अप्रूव्ड मतलब डेजिग्नेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस जिनको मिला होता है, राइट।
तो इसमें बेसिकली जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि अगर हमें एसडीएस के अंदर अप्लाई करना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि हम अप्लाई कर सकें, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं और आपकी बैंड स्कोर जो है वो 6 से अबव है तो आप एसडीएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उससे कम है तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में अप्लाई होगा। एंड फॉर मास्टर्स आपके इसमें 6.5 ओवरऑल होने चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है कि जीआईसी लाइक लिविंग एक्सपेंस के लिए जो भी हमारा जीआईसी का सर्टिफिकेट बनता है, अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है, उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी है इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 साल की आपको ट्यूशन फीस जो है वो पे करके जानी पड़ेगी, उसका प्रूफ शो करना पड़ेगा, तब आप एसडीएस में अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट जरूरी है जहां से भी आपने अभी स्टडी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, प्लस इसके अलावा आपका अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन की जो आपने अभी मेडिकल दे रखा है या जो आपका मेडिकल हुआ है उसका प्रूफ होना चाहिए साथ में। इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहते हैं कि अगर हम एसडीएस में अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमारे इसमें 42 रैंक कॉलेजेस आते हैं, राइट। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज इसमें नहीं काउंट होती। सेकेंड वन इज कि इसमें अगर आपने खाली आईएलटीएस भी कर रखी है, आपने फॉर एग्जांपल आप एमटेक के लिए जा रहे हैं या एमबीए के लिए जा रहे हैं, तो उसके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक जीआरई जीमेट, अगर आपने नहीं भी दे रखा तो आईएलटीएस के अकॉर्डिंग भी आपको जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है एडमिशन दे देगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि इसमें कोऑप प्रोग्राम जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन एसडीएस कैटेगरी। कोऑप प्रोग्राम्स का क्या मतलब होता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आपके जो एसडीएस स्ट्रीम में होते हैं वो एज कंपेयर टू नॉन एसडीएस वो ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कैसे होता है कि मान लो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 साल की फीस दिखा के जानी है, पूरे आपको बाकी जितनी आपकी मान लो ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आपको 3 साल की फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आप 1 साल की जो है फीस दिखा के आप अपना जो है प्रोसेस आगे का कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट वन इज फास्ट वीजा प्रोसेसिंग, कि जो एसडीएस में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो वीजा प्रोसेसिंग होती है वो एज कंपेयर टू नॉन एसडीएस वो फास्ट होती है। विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका इसमें रिजल्ट आ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसडीएस में का मेन रीजन क्या है कि क्यों हम एसडीएस में अप्लाई करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट होता है नॉन एसडीएस कैटेगरी, मतलब नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये इसलिए बनाई गई है कैटेगरी कि मान लो जो बच्चे एसडीएस में अप्लाई करते हैं, जैसे उनके 6 से ऊपर बैंड है या मास्टर्स के लिए 6 पॉइंट अबव बैंड है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके एक में 5.5 है या 2 में 5.5 है या 5 है तो आप कनाडा जा ही नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर आपके जैसे बैंड स्कोर कम है तो आप जो है नॉन एसडीएस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बेसिकली नॉन एसडीएस स्ट्रीम जर्नल कैटेगरी के लिए होती, लाइक जर्नल कैटेगरी होती है, डीएलए अप्रूव वगैरह नहीं होती है इसमें। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यही रहता है कि अगर आपके 6 से कम बैंड भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप कनाडा जा नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट है कि आपको इसमें जीआईसी कंपल्शन नहीं होती है, कि अगर आपको जीआईसी लाइक अगर आपका जीआईसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनवाना ही पड़ेगा, आपके ऊपर होता है कि आप जीआईसी बनवाना चाहते हो या फिर आप सिर्फ सीधा फंड शो करना चाहते हो कि हमारे पास इतना फंड रखा है कि हम वहां जाके मतलब अपना लिविंग एक्सपेंस का जो सिस्टम है वो कर सके, राइट। नेक्स्ट वन होता है कि आपको इसमें 1 साल की फीस शो नहीं करनी पड़ती, आप 6 महीने की भी अपनी फीस जो है वो दिखा के जा सकते हैं। रीजन ये रहता है कि मेन इसमें क्यों रहता है 6 महीने का, कि आपकी मेन उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे है कि आप वहां जाके स्टडी कर सको, राइट। नेक्स्ट होता है कि इसमें LOR रिकमेंडेशन होती है इसमें, कि अगर LOR नहीं होगी उसके बिना आप मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं नॉन एसडीएस में। LOR होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो हम यहाँ से लेके जाते हैं कि हाँ ये पर्सन हमारे स्कूल या कॉलेज से पढ़ा गया है,
ठीक है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट बिल्कुल सही है, तो उसके लिए LOR चाहिए होती है। नेक्स्ट चेक, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। इसमें मेन जो है नॉन SDS में, जैसे SDS में कॉलेजेस आते थे, इसमें खाली यूनिवर्सिटीज आती हैं, कॉलेजेस नहीं आते हैं, राइट। और इसमें अगर आपने जैसे SDS में ये था कि अगर आपने IELTS कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें अगर आपने IELTS, GRE, GMAT, सेट वगैरह का एग्जाम दे रखा है तो भी आप नॉन SDS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें जो वीजा प्रोसेसिंग होती है एज कंपेयर टू SDS थोड़ी सी लेंथी होती है, कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसमें एज कम्पेयर टू SDS, तो इसलिए स्टूडेंट ज्यादातर SDS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। रीजन यही रहता है कि उसमें उनका जो है रिजल्ट है वो टाइम से आ जाता है एज कम्पेयर टू नॉन SDS। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन है कि एप्लीकेशन प्रोसेस, कि जो हमारा कंपनी का जो बिग बैंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। जैसे अगर आपको हो कि हमें अगर अप्लाई करना है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है कि हमारे पास दो तरह की काउंसलिंग अवेलेबल है, एक है ऑनलाइन काउंसलिंग, सेकेंड वन इज ऑफलाइन। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है कि जो हमारे ऑफिस विजिट नहीं कर सकते या आउट ऑफ स्टेट रहते हैं या ऐसा कुछ है। बट ऑफलाइन जो है, जैसे आप अगर पास पे रहते हो दिल्ली या दिल्ली NCR में, कि आप विजिट कर सकते हो, तो आप पहले फ्री काउंसलिंग होगी आपकी, राइट। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोफाइल है उसको असेस किया जाएगा कि आपके किस किस कॉलेज में, लाइक आप बोलते हो जिसे हम ऑप्शंस कहते हैं, कि हमें किस कॉलेज की ऑप्शन मिल सकती है, किसकी नहीं, हम अकॉर्डिंग टू आर एलिजिबिलिटी। तो उसके बाद जब हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, फिर हम आपको एक्नॉलेज करते हैं कि राइट आपको इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो सकती है, तो आप उसके लिए आगे अप्लाई कर सकते हो। देन आफ्टर आप इनरोल करते हो, हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे डॉक्यूमेंटेशन की। देन कॉलेज की जो भी एप्लीकेशन फीस होगी या वेव ऑफ होगी या नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है। फिर हम ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं। आफ्टर ऑफर लेटर आपका आगे का प्रोसेस होता है, सर स्लाइड, या थैंक यू। ऑफर लेटर के बाद वही आगे का प्रोसेस कि आपका GIC का हो गया, मेडिकल हो गया, वीजा डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और जब आपका वीजा आ जाता है तो हम आपको एक डिपार्चर लिस्ट भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन कैरी करने हैं साथ में, कौन से नहीं करने हैं। तो मेन ये सिंपल सा प्रोसेस है जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑफर लेटर। सबसे बड़ा डाउट या सबसे बड़ी क्वेरी यही रहती है बच्चे की, कि हमें जब ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं उनको ये चीज क्लियर नहीं होती है कि ऑफर लेटर दो तरह के होते हैं, एक ऑफर लेटर नहीं होता है। दो तरह के कैसे होते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो पहले हम बात करेंगे अनकंडीशनल ऑफर लेटर की, कि ये क्या होता है। अनकंडीशनल का मतलब है कि मान लो आपने अपने लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, फॉर एग्जांपल आपने 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और IELTS आपका कंप्लीट है, आप डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करवाएंगे, आपका बाकी का आगे का फिर प्रोसेस फर्दर हो जाएगा, ठीक है, वीजा का। बट मान लो अगर बच्चे ने IELTS नहीं कर रखा, या उसका फॉर एग्जांपल हम सितंबर इनटेक की बात ले लें, अगर हमें अप्लाई करना है सितंबर इनटेक में, बच्चे ने अगर आप उसका IELTS का जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा, या उसका एग्जाम ही अभी दिसंबर में है या जैन में है, और उनकी अभी लास्ट ईयर में वो परस्यू कर रहे हैं अपनी 12th या फिर अपनी बैचलर्स, तो उसमें क्या रहेगा, उसके बिहाफ पे भी वो अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ कंडीशनल। कंडीशनल ऑफर लेटर हम क्यों अप्लाई करते हैं, अब स्टूडेंट ये सोचता है कि हम कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई क्यों करें, कि हम अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट करके, IELTS कंप्लीट करके फिर अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको, जैसे हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, उसमें अगर आपको आपके पसंद की लाइक यूनिवर्सिटी या कॉलेज पसंद आ जाता है, आप कहते हो नहीं मुझे इसी कॉलेज में जाना है, इसी इनटेक में जाना है, यही कोर्स चाहिए मेरे को, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम प्रोसेस होता है कि आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए, आपको बाकी चीजें भी चाहिए, बट आपको अपना आपकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रखी हैं,
तो आप कंडीशनल के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसका मेन रीजन क्या रहता है अप्लाई करने का, कि आपको जैसे सब चीजें पसंद आ जाती है कि हाँ मुझे यही जाना है, फिर आप कहते हो कि अगर मैं मेरे मतलब जैसे आइल्स का एग्जाम अभी जैन में होगा या फिर मेरी अभी ग्रेजुएशन मई में कंप्लीट होगी, तो मैं कैसे प्रोसेस करूंगा। तो इसके बिहाफ पे आप प्रोसेस करोगे। इसका रीजन यही रहता है कि आपकी जो सीट होती है वहां पे वो रिजर्व हो जाती है, राइट। अगर देखो जैसे मान लो सितंबर इनटेक के एडमिशंस ओपन हो गए हैं, ऑफर लेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अभी से। और अगर आपको भी नहीं ये चीज मालूम है, ये ना मुझे मालूम है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे विद इन 24 आवर्स या विद इन अ वीक कितनी एप्लीकेशंस उनके पास आई हैं, या उन्होंने कितनी उनको अवेल करी हैं या कितनी दी है। तो एटलीस्ट हमारे पास ये चीज तो होगी कि हाँ हमारे पास हमारा एक कंडीशनल ऑफर लेटर है। उसमें जो कंडीशन होंगी लाइक आइल्स और ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट कर लोगे, आफ्टर दैट आप नेक्स्ट अनकंडीशनल आपको हम ऑफर लेटर देंगे, देन आप आगे का अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज रहती है कि हमारे पास वो सीट रिजर्व हो जाती है, हमें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज की नहीं पड़ती कि मान लो किसी ने जैन में करवाया, उनका डेफर हो गया सितंबर में, तो एटलीस्ट हमारी सीट हमारे पास रहेगी। तो ये रीजन होता है कंडीशनल का अप्लाई करने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की, आपका आइल्स कंप्लीट नहीं है, तो आप ऑफर लेटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ऑन कंडीशनल बेसिस। आई होप आपको ये चीज में डिफरेंस पता चल गया होगा कि ऑफर लेटर में क्या फर्क होता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। Yes, of course, ma'am. या सो नेक्स्ट है बजट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का यही रहता है कि हमारा अगर हम किसी भी मतलब कनाडा में अप्लाई करते हैं तो हमारा बजट क्या रहेगा, और प्लस ये बजट फ्रेंडली कैसे है, राइट। तो इसमें मेन जो होते हैं वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज नहीं प्रोवाइड करती हैं आपको, लाइक यूएस हो गया या यूके हो गया या शेंगन कंट्रीज होगी, उसमें आपको डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड होते। उसमें सीधी मास्टर्स होती है या प्रॉपर आपकी बैचलर डिग्री होती है। तो उसमें हो सकता है कि हाँ आपको वो बजट में ना आए या ऐसी कुछ हो प्रॉब्लम, तो आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको डिप्लोमा भी वो कनाडा जो है प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका 1 साल का डिप्लोमा है तो आपका जो लिविंग एक्सपेंस मिला के टोटल आपका बजट बैठता है। ये मैं एवरेज बजट बता रही हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज ये चीजें डिफर करती हैं। कभी अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी तो थोड़ा सा हाई में चला जाएगा, या फिर अगर थोड़ा नॉर्मल होगा तो उसमें कम भी हो सकता है। बट ये एवरेज है कि इतना खर्चा आपका आ जाता है। अगर जैसे 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा है आपका, तो आपकी 12 से 15 लाख का आपका लिविंग एक्सपेंस रहेगा। अगर आप 2 इयर्स डिप्लोमा लेके जा रहे हो तो 25 से 30 लाख आपका 2 साल का खर्चा रहता है इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस। 3 साल के लिए आपका डिग्री लेके जा रहे हैं तो आपका 60 लाख का खर्चा आता है 3 सालों का लिविंग एक्सपेंस मिला के। प्लस अगर 2 साल की मास्टर्स लेके जा रहे हैं तो भी आपका अराउंड 25 to 30 lakhs जो है एक्सपेंस बैठता है। तो मेनली एवरेज बजट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इजी हो जाएगा कि हाँ हमें पता हो कि हमारा बजट कितना है, हम कैसे कैसे आगे का प्रोसेस कर सकते Ma'am, हैं, there is a राइट। question here. There is a question यस that क्या यस। आप loans facilities में भी help करेंगे या loans का कैसा रहेगा? Because there are several student those who price means asking this question. यस सर, हम लोन के लिए भी आपको मतलब गाइड करते हैं। एक्चुअली हमारे टाइप्स हैं 10 नेशनल बैंक से नोएडा में। तो ऐसे है कि लोन का हम गाइड कर देंगे, हम सब कुछ वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो लोन का ऐसा इशू नहीं आता है। बट अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए आपको पहले ऑफर लेटर आपके हाथ में होना जरूरी है, राइट। उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो भी हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लोन की भी। Okay, okay, sure. Thank you, ma'am. सो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है बच्चे का कि कोविड से पहले का सिनेरियो तो अलग था, चलो वो मेनली सबको पता था। बट आफ्टर कोविड क्या क्या चेंजेस आए हैं कि जो हमें पता होना चाहिए कि कोविड के बाद क्या क्या चीजें थोड़ा उसमें क्या फर्क पड़ा है। तो सबसे इसमें कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है आफ्टर कोविड, बस एक दो पॉइंट्स हैं जिसमें हमें पता रहना चाहिए ये चीजें कि आफ्टर कोविड क्या हुआ है। कि एक तो वीजा प्रोसेस में डिले हो गया है,
ठीक है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले की भी फाइल्स हैं उनके पास, अभी भी जा रही हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो अगर हमें अपने अकॉर्डिंगली कोर्स और यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहिए, तो हमें वही 7 to 8 मंथ का गैप लेके ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। हम 3-4 महीने पहले से वो चीजें स्टार्ट नहीं कर सकते। और सेकेंड है कि पहले जैसे कोविड से पहले जो फाइल सबमिट होती थी वो ऑफलाइन भी होती थी, ऑनलाइन भी होती थी, बट अब जो फाइल सबमिशन का प्रोसेस है वो सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन उसमें नहीं आपको मिलेगा। थर्ड वन इज इसमें है कि जैसे अभी बॉर्डर्स वगैरह आपको भी पता है कि ओपन नहीं हुए हैं इतने, जैसे अभी नोटिफिकेशन को आई नहीं है कि ऑफिशियली कि कब होंगे या कब नहीं होंगे, बट हाँ बहुत जल्द होंगे। बट इन केस जैसे मान लो आपका वीजा आ जाता है और आपकी जो मतलब बॉर्डर्स ओपन नहीं होते, आप नहीं फ्लाई कर सकते, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसकी क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे ही बॉर्डर्स ओपन होंगे तो आपकी जो क्लासेस होंगी ऑटोमेटिकली आप वहां जाके ऑफलाइन ले सकते हो। तो ये चेंजेस आए हैं इसमें, बेसिकली इसके अलावा कुछ खास चेंजेस नहीं आए कि जो कनाडा में आफ्टर कोविड के बाद। सो लास्टली विल टॉक अबाउट की पॉइंट्स। की पॉइंट इन द सेंस कि क्या क्या चीजें हैं जो बच्चे की मेन डाउट होते हैं कि ऐसा अगर क्या क्या चीजें हैं कि क्या कनाडा एक्सेप्ट करता है क्या नहीं करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कनाडा हम क्यों अप्लाई करते हैं, या कनाडा आज के टाइम में बच्चा क्यों जाना चाहता है ज्यादा, कि बेसिकली यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। जैसे आप मान लो यूरोपियन कंट्रीज ले लो, लाइक फ्रांस है, जर्मनी है, या और भी बहुत सा इटली है, ऐसी कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर होता है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश, राइट। बट कनाडा में ऐसी कोई चीज नहीं है। इसमें आपको अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप सीधा कनाडा अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई स्पेशल लाइक वो सीखने की, लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है कि कनाडा कितने साल का गैप एक्सेप्ट करता है। तो कनाडा बेसिकली 5 years का गैप एक्सेप्ट करता है, इससे ज्यादा का नहीं। बट जो आप 5 साल का गैप दिखाओगे वो जस्टिफाई होना चाहिए, राइट। थर्ड वन इज कि कनाडा डिस्टेंस एजुकेशन एक्सेप्ट करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने डिस्टेंस से एजुकेशन करी है तो कनाडा उसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट इसमें एक चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मास्टर्स के लिए जाना है और उसकी बैचलर रेगुलर है, 10th और 12th उसने ओपन से कर रखी है, तो वो अप्लाई कर सकता है। बट अगर बच्चा कहे कि मैंने 10th और 12th डिस्टेंस से कर रखी है और मुझे बैचलर्स के लिए जाना है, तो वो चीज कनाडा एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। मेन जो कनाडा की लैंग्वेजेस है वो दो हैं, एक है फ्रेंच और एक इंग्लिश। बट इसमें कोई बैरियर नहीं है कि आपको फ्रेंच सीख के ही जानी पड़ेगी, या नहीं सीख के गए तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें ये रहता है कि हाँ, अगर आपको एक प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आपने फ्रेंच कर रखी है, बेसिक A1 A2 लेवल आपने अगर कर रखा है, तो उसमें आपको फायदा ये रहता है कि जो क्यूबिक है, वहां की एक प्रोविंस है क्यूबिक, राइट। उसमें जो फ्रेंच अगर आपको आती है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप A1 और A2 लाइक बेसिक आप अपना वहां पे रहने के लिए आपको इतनी भी अगर आती है तो भी उसमें आप अप्लाई करोगे तो क्यूबिक में, तो आप फ्रेंच के बेस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। नेक्स्ट है वीजा। लाइक बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि मान लो हम यूएस के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता है कि वहां का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, कि यूएस के लिए अगर करेंगे हमें 1 साल पहले से अप्लाई करना पड़ता है, 10 महीने का टाइम लगता है। बट इन कैनेडा हमारा जो वीजा का रिजल्ट है विद इन 3 to 4 months हमें मिल जाता है अंडर एसडीएस कैटेगरी, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पॉइंट है कि अगर आप हमारे कंपनी से लाइक बिग बैंग से अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जिसमें एप्लीकेशन फीस है वो वेव्ड ऑफ है, राइट। वेव्ड ऑफ इन द सेंस कि वो 50% की आपको पड़ेगी अगर आप हमसे अप्लाई करते हो in those universities or those colleges. All right. So moving on next कि why Big Bang, कि हम Big Bang से ही अप्लाई क्यों करें। सो इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। बेसिकली जो हमारा स्टाफ है वो उनको एक्सपीरियंस स्टाफ है, वो
5 साल से कम का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है अपनी जो भी वो चीजें आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो अफोर्डेबल है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम आपसे लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं उस चीज के, तो वो सारी चीजें जेन्युइन होंगी। प्लस हम आईएलटीएस, जीआरई, जीमैट, सैट वगैरह इन सब की आपको प्रिपरेशन भी करवाते हैं। कोई भी लैंग्वेज कोर्स करना है तो विद इन मतलब आप वो चीज भी स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको वीजा का भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वीजा हमसे करो या बाकी चीजें कहीं और से करो, प्लस वो अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिलती है, राइट। इसके अलावा कोई भी लाइक प्रॉपर आपको काउंसलिंग प्रोवाइड होगी। इसके बाद क्या रहेगा, आपको मिस्टर हर्ष आपको कॉन्टैक्ट नंबर और जो हमारी वेबसाइट है आप उस पर जाके www.bblanguages.com करके हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो कि हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं, हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं, इसलिए वाई बिग बैन ओनली, तो ये रीजन है कि बिग बैन में आप क्यों अप्लाई करो, राइट। सो Okay. So या आई होप thank you so आपको much, ma'am, and for your precious words. Now we have come to an end. So there are a lot of questions which students have been asking from since, I can say, from 1 month last. So I hope we have answered all these questions, all those questions in this webinar related to Canada. We'll be coming with other webinars as well, like personality development, study in China, study in Japan, study in Europe, study in US, individually for each and every student. Today, in today's webinar, we have just discussed about Canada, how you can apply in Canada, because there are n number of students, those who wanted to apply in Canada. Now for other countries as well, like Japan, USA, Europe, and every part of the world we do deal in. And Big Ben is going to help you out throughout the entire process, whether it is preparing for IELTS, for GRE, for GMAT, or any specific service, or you can say even though languages as well. Japan, if you wanted to go, if you wanted to opt for Japanese language, we are here to help you out. We have the experienced faculty, and I think she's the best one that we can have. Then we have other languages, French, Hebrew, Dutch, Spanish, German, others as well. So I hope this webinar was useful for you. And as we have come up to an end, but so last but not the least, this webinar will be uploaded very soon on the YouTube channel. If you wanted to share with other people, you can do that. And if you have any queries related to this, you can log on to our website, or you can directly contact us. You can just search over on Google Big Ben the Language School and you will get each and every detail. Or you can also log into www.bblanguages.com, or you can just call us, or you can walk in as well directly. We are here, we will be there to serve you in a better way. And thank you so much for being a very prestigious and a very nice audience for us. And thank you so much, Indrajit ma'am, for your precious words. I hope many things are clear related to Canada. And if you have any further questions for all these students, we welcome you and we will welcome your questions as well. So thank you so much for attending this webinar. Have a great day ahead.